आतंकवादियों के साथ बातचीत, वो सब कुछ सुना गया था, क्योंकि हर कोई अब ये देख रहा है कि तहब्बुर राणा जो इतने साल बाद आया है, तो क्या वो राज उगलेगा, उससे कौन सी बात एनआईए और रॉ निकलवाएगी, और जो तमाम बातें निकलवाएंगी वो 26/11 आतंकी हमलों से कैसे जुड़ी होंगी। चर्चाओं में मुंबई की वो जेल भी है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि तहब्बुर राणा को इसी जेल में रखा जा सकता है। कौन सी है वो जेल और क्यों इस जेल की चर्चाएं हैं, शाहिद अंसारी ने एक रिपोर्ट तैयार की है, गौर से देखिए। इस वक्त हम मुंबई के अर्थर रोड जेल के बाहर मौजूद हैं और जेल के उस हिस्से में मौजूद हैं जिसका सबसे ज्यादा जिक्र जो है 26/11 को लेकर रहा है, यानी अंडा सेल और 26/11 जो ट्रायल रही। ये रिपोर्ट हम रोकेंगे, लेकिन आपको बता रहे हैं कि सीधी तस्वीर आपको एएनआई से दिखा रहे हैं, और आप एएनआई की जो तस्वीरें देख रहे हैं, एनआईए की जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं एनआईए की, यानी कि भारत की जांच एजेंसी। और ये जो व्यक्ति आपको खड़ा हुआ देख रहा है, ये तहब्बुर राणा है। तहब्बुर राणा के साथ जांच एजेंसियों के अधिकारी आपको दिखाई दे रहे हैं। अब तक कोई स्पष्ट तस्वीर तहब्बुर राणा की पकड़ जाने के बाद दिखाई नहीं दी है, लेकिन ये तस्वीर देख सकते हैं तहब्बुर राणा, जिसका इंतजार देश कर रहा है कि ये कौन से राज उगलेगा, कई ऐसी कड़ियों को जोड़ने का काम करेगा जिससे इस बात का पता चल पाएगा कि कैसे ये पाकिस्तान में बैठ के साजिश रची गई, और डेविड कोलमैन हेडली, तहब्बुर राणा, कसाब और बाकी के जो तमाम आतंकवादी हैं उनका सीधा संबंध कैसे था। अगर पाकिस्तान के वो 10 आतंकवादी मुंबई में पहुंचे तो किसके जरिए पहुंचे, किन लोगों ने उनको रसद उपलब्ध कराई, किन लोगों ने उनको हथियार उपलब्ध कराए, किन भारत में ही बैठे कई ऐसे स्लीपर सेल थे जो इस पूरे आतंकवादी हमले से जुड़े रहे। कौन वो लोग हैं, कौन वो नाम है, लेकिन वो तस्वीरें हैं जो कि एनआईए की आपको साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। जांच एजेंसी, और वो जांच एजेंसियों के कब्जे में तहब्बुर राणा, और यही तहब्बुर राणा जिसके बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ देर में अभी वो निकलेगा, तो या तो सीधे उसको एनआईए हेडक्वार्टर लेके जाया जाएगा या फिर पटियाला हाउस कोर्ट। तो आपको बता दें कि तहब्बुर राणा, अभी तक जो फोटो आप देख रहे हैं मीडिया में, वो एक तरफ तहब्बुर राणा का चेहरा आप देख सकते हैं, ये पुराना फोटो है, ये पुराना फोटो जिसमें आधे सफेद और आधे काले बाल हैं, लेकिन ये करीब करीब 10-15 साल पुराना फोटो है जो आप देख रहे हैं। वर्तमान में आप जो फोटो देख रहे हैं वो पीछे से तहब्बुर राणा को देख रहे हैं, जिसके सारे बाल सफेद हो चुके हैं और ब्राउन कलर का, यानी कत्थई कलर का ये ड्रेस पहना हुआ है तहब्बुर राणा ने, जिसे एनआईए के अधिकारी दोनों हाथ से पकड़े हुए हैं। और अब इसे तमाम सारी चीज़ों को आतंकी तहब्बुर राणा को कड़ी जोड़ने की कोशिश की जाएगी। जेल में तहब्बुर राणा सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहेगा और सेल के बाहर तमाम कमांडो तैनात रहेंगे। राणा को किसी भी कैदी से मिलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ना ही बातचीत की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन हाँ, उसकी जो बैरक है उसमें पर्याप्त रोशनी रहेगी। एनआईए के बाद राणा से पूछताछ के लिए उसे मुंबई की पुलिस अदालत में अर्जी भी लगा सकती है, और कसाब को तो सज़ा मिल सकती है। अब तहब्बुर राणा, आतंकी तहब्बुर राणा की सज़ा का इंतज़ार पूरा देश कर रहा है, कड़ी जोड़ने का इंतज़ार पूरा देश कर रहा है। भारत के ही अंदर तमाम ऐसे स्लीपर सेल हैं जो पाकिस्तान की सेना, आईएसआई और पाकिस्तान के इशारे पर काम करते हैं, उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। आप देख सकते हैं एनआईए देश की एक भरोसेमंद जांच एजेंसी जो आतंकवादी और आतंकी घटनाओं की जांच करती है। फिलहाल उनके कब्जे में तहब्बुर राणा। तो आज एनआईए की हिरासत में विशेष विमान से भारत पहुंचा है तहब्बुर राणा, और एनआईए के मुख्यालय में फिलहाल है। और इसके साथ साथ तहब्बुर राणा को रखने के लिए दिल्ली और मुंबई दोनों जगह की जेल तैयार की गई हैं। जांच एजेंसियों का ये ऑपरेशन पूरी गोपनीयता के साथ रखा गया है। ऑपरेशन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की देखरेख में चलाया जा रहा है। देर रात, आपको बता दें कि देर रात
अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की थी, प्रत्यार्पण से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा की थी। उसके बाद आज तैयबुर राणा पहुंचा और फिलहाल वो कब्जे में है, उसे कस्टडी में रखा जाएगा। इसके साथ साथ उसकी स्वास्थ्य जांच भी की गई है, उसका मेडिकल भी कराया गया है और भारत सरकार ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि जेल में राणा को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है। राणा का प्रत्यर्पण भारतीय एजेंसियों की एक बड़ी जीत बताया जा रहा है। भारत प्रत्यर्पित किए जाने से बचने का उसका अंतिम प्रयास भी विफल हो गया था। उसने बहुत सारी कोशिश की कि उसका प्रत्यर्पण ना हो, तमाम वकीलों की फौज खड़ी करी थी, लेकिन उसका फायदा उसे नहीं मिल पाया। अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका को जब खारिज किया तो वो सीधे भारत पहुंचा। जावेद हमारे सहयोगी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जावेद, हम तस्वीरों में देख सकते हैं तैयबुर राणा, जो फोटो अब तक पूरी दुनिया देख रही थी। हम तमाम मीडिया के जरिए तैयबुर राणा का चेहरा देख रहे थे, लेकिन उस वक्त के फोटो में और अब के फोटो में तैयबुर राणा में काफ़ी बदलाव आया है। एक फोटो जो मीडिया में लगातार उसका दिखाई दे रहा है, जिसमें आधे सफ़ेद आधे काले बाल हैं, थोड़ा आप कह सकते हैं कि 55 की एज के आसपास का। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि तैयबुर राणा काफ़ी बुजुर्ग हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें हैं, सबसे पहली तस्वीरें जो गिरफ्तारी के बाद जो एजेंसी की तरफ से, सेंट्रल एजेंसी एनआईए की तरफ से ये तस्वीर है, जिसमें दिख सकता है कि किस तरीके से तैयबुर राणा को प्रत्यार्पण करके जब लाया गया है भारत में, और एक जो ड्रेस होता है किसी कैदी का, उस ड्रेस को पहना हुआ है तैयबुर राणा और काफ़ी बूढ़ा हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी आइडेंटिफिकेशन को अभी छुपाया गया, और जो इसके साथ खड़े हुए जो एजेंसी के जो एनआईए एजेंसी के जो टीम के जो लोग हैं, उनकी भी तस्वीरें जो हैं, उनकी भी आइडेंटिफिकेशन को अभी रिवील नहीं किया गया है। इसके पीछे भी सुरक्षा के कारण हो सकते हैं, और इस तरीके के तस्वीर का मकसद यही होता है कि अभी तैयबुर राणा को औपचारिक तौर से गिरफ्तार किया गया है जब वो अमेरिका की एक विशेष फ्लाइट से जब उसे लाया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनआईए के साथ साथ एनएसजी के जो एनएसजी भी उनके की टीम जो थी उनके साथ थी। और आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो उस वक्त की तस्वीर है जब तैयबुर राणा 45, 47, 48 साल का था। और अब जो ये इस वक्त की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो इस वक्त तैयबुर राणा की जो उम्र है वो तकरीबन 64 साल है, यानी कि 16 साल बाद जो है तैयबुर राणा यहाँ इंडिया पहुंचा है। और ऐसे में जिस तरीके से एक लंबे समय के बाद, यानी कि 16 साल के बाद तैयबुर राणा को भारत लाया गया है, और कुछ ही देर में यहाँ से, यानी कि जो टेक्निकल जो पालम का ये एयरबेस है, यहाँ से तैयबुर राणा को निकाला जाएगा। उसके बाद सीधा यहाँ से एनआईए कोर्ट, जो माफ़ कीजिएगा एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। और जो पुलिस के जो कुछ जो अधिकारी हैं, जो दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं, वो इस वक्त अंदर ही बताए जा रहे हैं। यहाँ पे बाहर आप पीसीआर की गाड़ी देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस की गाड़ी अमूमन यहाँ पर लगती नहीं है, लेकिन तैयबुर राणा को लेकर पीसीआर की गाड़ी लगी है। दूसरी दिल्ली पुलिस की बाइक की जो गाड़ी है, बाइक पे सवार जो एक दिल्ली पुलिस का स्टाफ जा रहा है। अमूमन दिल्ली पुलिस के स्टाफ यहाँ पर अंदर उनका जो भी अगर कोई काम भी होता है तो बाहर होता है, लेकिन इस वक्त तैयबुर राणा को लेकर जो एक एक मूवमेंट पर नज़र रखी जा रही है, और थोड़ी देर में बताया गया है कि तैयबुर राणा को लेकर यहाँ से बाहर निकला जाएगा। लेकिन जो तस्वीरें हैं, जो एजेंसी की तरफ से जो जानकारी दी गई, और पहली तस्वीर तैयबुर राणा की एजेंसी की तरफ से शेयर किया गया, उसमें पीछे की तरफ से दिखाया गया है, मतलब तैयबुर राणा खड़ा हुआ है, और जो अधिकारी हैं, जो एनआईए के जो वो अधिकारी जो 7 लोगों की टीम गई थी, उसमें से कुछ अधिकारी जो उस तस्वीर में साथ दिख रहे हैं, उनकी भी पहचान अभी नहीं की गई है, क्योंकि अभी ये मामला कोर्ट में चलना, उसके बाद अभी कई इन्वेस्टिगेशन अभी इसमें जारी है। कई ऐसे राज हैं जो तैयबुर राणा से एजेंसी और देश की जो खुफिया एजेंसी, सेंट्रल खुफिया एजेंसी है,
वो इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो तमाम इस 26/11 के आतंकी हमले के तमाम उस सीक्वेंस को, जिसमें लश्कर ए तोयबा, उसके बाद हूजी और इसके साथ तमाम जो दूसरे आतंकी संगठन के जो हैंडलर्स थे, जो उस वक्त तौराना जिनको पूरी तरीके से एक एग्जीक्यूट करके इस पूरे बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिलवाया था, जिसमें एनआईए ने अपने जानकारी में बताया कि 166 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें विदेशी मुल्क के भी नागरिक शामिल थे। उसमें मुंबई पुलिस के जाबाज जो अधिकारी हैं वो भी शहीद हुए थे। इसके साथ 238 लोग इसमें घायल हुए थे। लेकिन ये जो एक आतंकी हमला था 26/11, ये वो एक आतंकी हमला है जिसे शायद ही कोई हिंदुस्तानी भूल सकता है। लेकिन करीब 16 साल के बाद ये हिंदुस्तान की और सेंट्रल एजेंसी एनआईए की और इसके अलावा हम बात करें दूसरे एजेंसीज की तो उनकी सबसे बड़ी जीत है। इसमें होम मिनिस्टर की बात करें, गृह मंत्रालय की बात करें या फिर विदेश जावेद, कल देर रात अजीत डोभाल, एस जयशंकर और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक की। बैठक के बाद एक रूपरेखा बनाई गई। हालांकि ये पूरा ऑपरेशन गोपनीय तरीके से रखा जा रहा है क्योंकि एक बड़ी भारत की कूटनीतिक जीत है। अब तक कोई शेड्यूल पता चल पाया है कि आतंकी तब्बू राणा को कहां पर ले जाया जाएगा? अभी एक बार दर्शकों को बताएं कि कहां पर है, कहां ले जाने का प्लान है। क्या उसे एनआईए हेडक्वार्टर ले जाके जाया जाएगा या फिर पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया जाएगा? और जैसे कि कहा जा रहा है कि दोनों जगह पर, दिल्ली और मुंबई दोनों जगह पर जेल में इंतजाम किया गया है आतंकी तब्बू राणा के रखे जाने का। यह भी कहा जा रहा है कि सीसीटीवी की निगरानी में होगा। तमाम कमांडो, एनएसजी के कमांडो तैनात होंगे और राणा को किसी कैदी से बातचीत करने का भी परमिशन नहीं होगी। देखिए मनोज, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 24 मार्च 2025 को इंडिया न्यूज़ ने सबसे पहले इस खबर को चलाया था और आज 10 अप्रैल है, यानी कि 24 मार्च को इंडिया न्यूज़ ने टॉप सोर्सेज के हवाले से खबर चलाई थी कि 7 लोगों की जो टीम है वो अमेरिका रवाना होगी और जल्द रवाना होगी और 26/11 के आतंकी हमले के मास्टरमाइंड, साजिशकर्ताओं में से एक तौर राना को लाने के लिए जल्द यहाँ से जाएगी। और इंडिया न्यूज़ ने इस बात का खुलासा किया था अपने टॉप सोर्सेज के हवाले से। और आज 10 अप्रैल है और आज एनआईए की टीम जो है एनएसजी के साथ आज तौर राना को लेकर भारत पहुंची है प्रत्यापन कराकर। और आपको बता दें कि जो इसकी बात करें तौर राना को, तो उसे यहां से एनआईए के हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा और हेडक्वार्टर में ही उससे पूरी इंट्रोगेशन की जाएगी, पूछताछ की जाएगी। आपको हम बता दें कि सुबह में ही हमने, शाम में हमने ये खबर बताई थी कि एनआईए की 4 लोगों की एक स्पेशल टीम बनी है जो इस पूरे मामले में पूछताछ करेगी। एनआईए के फर्स्ट जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर उस सेल में उसको रखा जाएगा। उसके बाद 3rd फ्लोर पर जो है उसको वहां से थर्ड फ्लोर पे इसे वहां से उससे पूछताछ की जाएगी। और इस पूरे मामले में एनआईए के जो 4 अधिकारी डिप्यूट किए गए हैं वो सिर्फ पूछताछ करेंगे। देखिए, और कुछ मोमेंट यहां पर फिर से एक बार तेज हो रही है और ये बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में तौर राना को लेकर यहां से निकला जा सकता है, क्योंकि एनआईए की जो तस्वीरें, आप अगर उस तस्वीरों को देखें मनोज जी, तो उसमें आपको साफ दिख रहा होगा कि ये तस्वीर इसी पालम टेक्निकल एयरबेस जो है, यहाँ पर एयरपोर्ट है, इसी जगह का लिया गया है और यहाँ पर ही ये तस्वीरें उसके बाद मीडिया को एनआईए की तरफ से दी गई है। ये वो पहली तस्वीर है जो हिंदुस्तान की सरजमी पे, यानी कि आज से 16 साल पहले तौर राना ने जिस तरीके से आतंकी जो एक पूरे मॉड्यूल को ऑपरेट किया था, एग्जीक्यूट किया था, उसके बाद यहाँ से फरार हो गया था, आज उसी भारत की ज़मीन पर, सरजमी पे वो वापस लाया गया और यहीं से उसके जो तमाम गुनाहों का जो एक हिसाब होगा, जो कोर्ट में एक पूरी प्रोसीडिंग चलेगी, उसको लेकर अब तौर राना की जो दिन है वो कहीं ना कहीं अब उसकी ये जो दिन है उसकी घबराहट, बेचैनी बढ़ गई, क्योंकि तौर राना ने अभी जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब इस बात की परमिशन दे दी गई थी और अर्जी को मान लिया गया था कि तौर राना का जो केस है, जो मामला है, वो भारत का और भारत में चलना चाहिए, तो इसके अगेंस्ट तौर राना ने अपने वकील के जरिए ये याचिका दायर की थी कि वो पाकिस्तानी मूल का शख्स है और हालांकि पेशे से डॉक्टर है, वो पाकिस्तानी आर्मी में भी बतौर डॉक्टर के पोस्ट पे रहा है,
कई बड़े अधिकारियों को, आर्मी के अधिकारियों को जानता है, आईएसआई के अधिकारियों को जानता है। और ऐसे में उसने ये कहा था कि अगर वो हिंदुस्तान जाएगा, भारत जाएगा, तो उसको मुस्लिम होने के नाते टॉर्चर किया जा सकता है। जबकि हिंदुस्तान का रुख साफ है। हिंदुस्तान के लिए जो आरोपी है वो आरोपी है। हिंदुस्तान का साफ रुख था कि किसी के धर्म को देखकर या किसी के जाति को देखकर किसी तरह का कोई भी जो है कानूनी प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि तौर राना पाकिस्तानी मुल्क का है और कैनेडियन उसके पास नागरिकता है। लेकिन उसका जो उसके खिलाफ आरोप है कि वो 26/11 के आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। और उसके बाद उसकी याचिकाओं पर भारत सरकार की तरफ से भी, सेंट्रल एजेंसी की तरफ से भी जवाब दिया गया। लेकिन आखिरकार जो जीत है वो भारत की हुई और आज तौर राना हिंदुस्तान की सरजमी पे आज अंदर है इस वक्त, और थोड़ी देर में यहाँ से वो बाहर लाया जाएगा। उसके बाद जो तमाम जो सवालें तैयार की गई हैं सेंट्रल एजेंसी एनआईए की तरफ से, देश की सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, तमाम जो सवाल है उस सवाल का जवाब अब तौर राना को देना है। देखिए इसमें ये जो प्रोसीडिंग है, जो उससे क्वेश्चनिंग, उससे जो इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, उसमें जो इस केस से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं सिर्फ वही तौर राना से मुलाकात कर सकते हैं या इंटरेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा और किसी को भी तौर राना से मिलने की इजाज़त नहीं है एनआईए हेडक्वार्टर में। उसके बाद क्योंकि इस मामले में यूएपीए भी एनआईए की तरफ से लगाया गया है, 120 भी इसमें सेक्शन है, इसमें 121 है, इसके अलावा और कई संगीन धाराएँ हैं। तो ऐसे में जो एनआईए है ये भी माना जा रहा है कि एनआईए एक जो है अपनी रिमांड, वो लंबी रिमांड मांग सकती है, क्योंकि देखिए 16 साल के एक लंबे समय के बाद तौर राना यहाँ लाया गया है। मुंबई का मामला है, मुंबई कोर्ट में ये पूरा प्रोसीडिंग चल रहा है। तो एनआईए को एक एक कड़ी को फिर से दोबारा जोड़ने में, तौर राना के बयान के बाद से तमाम और कई सीक्वेंस को जोड़ने में समय लगेगा। इसीलिए ये माना जा रहा है कि जो एनआईए है वो एक लंबे रिमांड की मांग करेगा और बीच में इस रिमांड के दौरान ही ट्रांजिट रिमांड पे भी तौर राना को मुंबई एनआईए की टीम ले जा सकती है, क्योंकि जो सारा मामला है, जो जहाँ पर रैकी की गई उस वक्त और कौन कौन लोग थे जो तौर राना को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे थे, इसके और कौन कौन से हैंडलर थे। क्योंकि तौर राना सिर्फ मुंबई नहीं, मुंबई के अलावा उत्तर प्रदेश और दूसरे स्टेट में भी वो रुका था। जिस तरीके से डेविड कोलमैन हेडली ने का जो एक पासपोर्ट का वो एक पेपर दरियागंज, माफ़ कीजिएगा, पहाड़गंज के एक होटल से मिला था। इससे ये साबित होता है कि जो डेविड कोलमैन हेडली है वो पहाड़गंज के एक होटल में आके रुका था और उसने भी साल 2007 और 2008 में तकरीबन 5 बार भारत आ चुका था, भारत आया था। और भारत आने का उसका मेन मकसद था हिंदुस्तान का जो मुंबई के उन टारगेट लोकेशन, जो टारगेट जहां पर आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, उन टारगेट लोकेशन को पूरी तरीके से जावेद आपको रोकना चाहते हैं, जावेद आपको रुकना चाहते हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ने वाले एमएस बिट्टा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। एमएस बिट्टा साहब, भारत की कूटनीतिक सफलता के आतंकी तब्बुर राणा भारत की जांच एजेंसियों के पास भारत में। देखो, दो बातें हैं। आने वाली जनरेशन सवाल पूछेंगे जिन पॉलिटिकल पार्टियों ने पहले राज किया, कोई भी हो, उनको सवाल पूछेंगे हजारों बेगुनाहों का कत्लेआम क्यों हुआ, कश्मीर के अंदर हजारों शहादतें क्यों हुई, तिरंगे झंडे का अपमान क्यों हुआ, 26/11 की घटना क्यों हुई, पार्लियामेंट की घटना क्यों हुई, सरोजिनी नगर के अंदर दिवाली के दिनों में बम ब्लास्ट क्यों हुए, जयपुर के अंदर 120 लोगों का एक दिन मारे जाना क्यों हुआ, बॉम्बे के अंदर ट्रेनों में ब्लास्ट क्यों हुए। ये आने वाली जनरेशन उन पॉलिटिकल पार्टियों को सवाल पूछेगी और कहेगी आज के हिंदुस्तान को देख करके, आज के भारत को देख करके आप गुनाहगार थे, आप कातिल थे, आपकी गलतियों से बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ। अगर आज 370 धारा हट सकती थी, अगर आज आतंकवाद खत्म हो सकता था, अगर आज 12 साल के बाद राणा को वापस लाया जा सकता था, तो आपने क्यों नहीं किया? आपने किया जब कसाब को फांसी होनी थी तो रात को कपिल सिब्बल जैसे लोगों ने, राम जेठमलानी जैसे लोगों ने और कई लोगों ने रात को कोर्ट के दरवाजों को खुलवा के रख दिया। हिंदुस्तान के इतिहास के ऊपर एक इन्होंने कलंक लगा दिया और आज ये सब कुछ आपके सामने इतिहास है।
पाकिस्तान की आतंकवादियों की हिम्मत नहीं कि हिंदुस्तान की तरफ देख ले। आने वाली नस्लें इनको सवाल पूछेंगी। सवाल बीजेपी का नहीं है, सवाल कांग्रेस का नहीं है, सवाल एक राजनीतिक इच्छा शक्ति का है। प्रथम राष्ट्र तेरा बैबर अमर रहे मां हम दिन चार रहे ना रहे। जब मन के अंदर ये विचार आ जाए तो फिर इस भारत की तरफ को देख नहीं सकता। इसका मतलब जितनी भी कुर्बानियां शहादतें हुई उसके जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टियां थी, उन्होंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। बिट्टा साहब, भारत में भी बहुत सारे स्लीपर सेल हैं। मुझे लगता है कि उनको ढूंढने में, उनको पकड़ने में, जांच एजेंसियों को उनको जोड़ने में सफलता मिल सकती है। देखो, आज का भारत है जनाब, ये आज सिर्फ एक ही भारत की देखो पॉलिटिकल लड़ाइयां चलती हैं, चलती रहेंगी। कुर्सी सत्ता की भूख तो हर पॉलिटिकल पार्टी को होती है, पर कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, और बीजेपी ने पहले भी राज किया, इसमें तो कोई शक नहीं, कांग्रेस का राज हुआ, कोई शक नहीं। लीडरशिप, लीडर का संकल्प होना चाहिए कि मेरा संकल्प है प्रथम राष्ट्र की तरफ से। देखना, आज अजीत डोभाल जैसे लोग जिन्होंने पाकिस्तान 8-8 साल के लिए अपने राष्ट्र के लिए मौत का कफन बांध के लगा दिए, आज हमारे सुरक्षा सलाहकार हैं। आज हमारी फॉरेन पॉलिसी देखो कितनी मजबूत है। जयशंकर जी फॉरेन मिनिस्टर है, पॉलिटिशियन नहीं है। उनका काम है सिर्फ फॉरेन पॉलिसी को मजबूत करना, वही तो काम है। ये स्लीपर सेल, ये बड़ी बड़ी हमारे लिए आज भारत के अंदर बहुत छोटी चीजें हैं, अगर हैं भी तो आज किसी की हिम्मत नहीं है कोई हमारे देश का नुकसान कर दे। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी आज राष्ट्र के लिए मजबूत है, तभी तो राणा जैसे लोग आ गए। पर अब बारी आई राणा की, अगली बारी पन्नू की, वक्त आ गया। अगली बारी पन्नू की, कानून के जरिए पन्नू को लाएंगे। पन्नू ने ये कहा था ना महाकुंभ पे हमला करेंगे, पन्नू ने कहा था ना राम जन्मभूमि हमला करेंगे, पन्नू ने कहा था ना हम मोदी जी को मारेंगे, पन्नू ने कहा था ना अमित शाह को मारेंगे, पन्नू ने कहा था ना पंजाब के सीएम को मारेंगे। उसकी जबान है, उसकी एक रिकॉर्डिंग है, हमें कोई सबूत की जरूरत नहीं है। आज अगली बारी उन खालिस्तानियों की जो रोज तिरंगे झंडे का अपमान करते हैं, भारत देश के तिरंगे झंडे का अपमान करते हैं, मंदिरों पे हमला करते हैं, अक्षरधाम पे हमला करते हैं, हनुमान मंदिर पे कनाडा के अंदर हमला करते हैं, अगली बारी तो उनकी है। बाहर कोई नहीं रहेगा, सबको यहाँ पे आना ही होगा, लाना ही होगा। हमारे कानून इतने सख्त हो चुके कि उनको लाना ही होगा। क्या हमारे हिंदुस्तान के अंदर कनाडा का, अमेरिका या किसी दूसरे देश का आकर के ये कहे कि मैं फलाने प्रधानमंत्री को मार दूंगा, मैं वहां के लोगों को मार दूंगा, क्या दूसरा देश को ये बर्दाश्त करेगा? हमारे पास है तो हमें उसको देना होगा। अगर हमारे देश में रह के हमारे देश के खिलाफ पन्नू साजिश करे कि महाकुंभ पे हमला करेंगे, क्या वो राणा से कम है क्या? बिल्कुल बराबर का है, मोस्ट वांटेड आतंकवादी, उसको लाना ही पड़ेगा और कानूनी तरीके से लाएंगे, उसके बयानों के आधार पे लाएंगे कि हमारे देश के अंदर कम से कम 7 करोड़ जो लोग थे श्रद्धालु थे, महाकुंभ पे उसका हमला करना चाहता था। इंटेलिजेंस एजेंसियां मजबूत थी, टेररिस्ट पकड़े गए। राम जन्मभूमि पे हमला करना था, टेररिस्ट पकड़े गए। ना पकड़े जाते तो 10-15 हजार 20 हजार लोग मारे जाते तो पता तो चल गया, उनकी इंटेरोगेशन हुई, तो उस इंटेरोगेशन के आधार के अगला निशाना जो होगा, अगली बारी पन्नू की, अब की बारी राणा की, अगली बारी पन्नू की। पन्नू को हल्का मत लीजिए, राणा के साथ पन्नू को जोड़िए। कनाडा के अंदर जितनी भी वाकया हुए, जितना भी आतंकवादियों ने, खालिस्तानियों ने तिरंगे झंडे का अपमान किया, उसके पीछे राणा ही तो था। वहां इनका हेडक्वार्टर तो इनके उधर है, तो बाकी तो काम इनका, सब ऑफिस तो इनके वहीं थे, यही तो ऑपरेट करता था। 26/11 को अगर वो दिल्ली में आके, अपना बॉम्बे में आके रेकी कर सकता तो वहां यही प्लानिंग करता था ना, उनको ऑपरेट करता था। तो कहने का मतलब ये है कि अगला जो निशाना है वो पन्नू का जरूर होगा, और फिर हाफिज जैसे जो और लोग हैं उनको भी जरूर लाया जाएगा, क्योंकि इसकी इंटेरोगेशन से सब कुछ अब पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे बिट्टा साहब। निश्चित तौर पर भारत की एक बड़ी सफलता, भारत की कूटनीतिक सफलता के आतंकी तब्बुर राणा को भारतीय एजेंसियों ने पकड़ा है, जकड़ा है, और तमाम चीज़ें निकल कर आएंगी। बहुत सारी ऐसी अनसुलझी गुत्थियां हैं, उसे सुलझाने की कोशिश की जाएंगी। फिलहाल जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो आतंकी तब्बुर राणा की है,
जो कि फ़ोटो से काफ़ी बदलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत लंबा समय निकल चुका है। तब्बूर राणा जो कि अब काफ़ी बूढ़ा हो चुका है और वो चश्मा भी लगाए हुए है। लेकिन एक फ़ोटो जो कि एनआईए के साथ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आगे किस तरीके से और कार्यक्रम होगा जांच एजेंसियों का, कहां लेकर जाते हैं, या हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। शुक्रिया हम जावेद का भी करेंगे जो विस्तार से हमें जानकारी दे रहे थे और इस पूरी घटना पर नज़र बनाए हुए। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।